गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, जो हमारी सीरीज चल रही है, हमने इससे पहले जो जो सीरीज ली है, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद में वैदिक कल्चर, और उसके बाद में हमने महाजनपद लिए हैं, और उसके बाद धार्मिक आंदोलन, रिलीजियस मूवमेंट, जिसमें हमारा बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसी सीरीज को हमने जो ध्यान रखकर जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये आपकी टीजीटी पीजीटी में भी काम आएगी, ये आपकी डीएसएसबी में भी काम आएगी, और हिस्ट्री में, और जो 30 क्वेश्चन हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर या जीआईसी वगैरह में जो आते हैं, उसमें जो जीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से जो हिस्ट्री है, उनके लिए क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। और पॉजिटिविटी के साथ पढ़ते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा मौर्य काल। मौर्य काल से मतलब क्या है, अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मौर्य काल, जो मौर्य साम्राज्य है, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की, जो चाणक्य की सहायता से की। और जो इससे पहले मगध था, जो 16 महाजनपद में सबसे ताकतवर राज्य था, वो राज्य बढ़ते 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 उसने एक तरीके से एक देश का रूप ले लिया, एक राष्ट्र का रूप ले लिया। तो उसमें यहाँ पर जो मेन बात समझाने की और बताने की है, वो ये है, मौर्य काल में भारत का पहली बार एकीकरण शुरू होता है, और जिसका जो श्रेय है वो चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है, और उसमें चाणक्य की अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस साम्राज्य में जो हमने 70-75 क्वेश्चन लिए हैं, जो सभी एग्जामों में अक्सर पूछे जाते हैं। हम चलिए आइए, और हमने इसको 1-9 सीरीज चल रही है हमारी, और हम इसको पूरी हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे सभी सब्जेक्टों की। उसके बाद में हम इसकी ऑब्जेक्टिव सीरीज भी लेंगे। तो जब आप 1-9 को समझेंगे तो आपकी ऑब्जेक्टिव सीरीज जो होगी उसमें आपको करने में आसानी होगी। चलिए शुरू करते हैं। टाइम पीरियड है इसका 322 ईसा पूर्व यानी कि बीसी से लेकर 185 ईसा पूर्व। तो मौर्य साम्राज्य का जो टाइम पीरियड है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य होता है, जिसमें बिंदुसार होता है, जिसमें एक मिनट बात करने ला देवांश से। तो इसमें जो बात आ रही है 185 ईसा पूर्व, तो इसमें कौन कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आता है? बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद कौन आता है? अशोक, और अशोक के बाद आता है कुणाल। तो यहां पर 3 राजा बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर 1 चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य अर्थात मौर्य साम्राज्य का संस्थापक, और उसका बेटा बिंदुसार। बिंदुसार का मतलब क्या है? दूसरा राजा। और तीसरा कौन है हमारा? अशोक। तीनों से संबंधित क्वेश्चन बहुत आते हैं, और जिस भारत का एकीकरण की शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य ने की, उसको एज इट इज बनाए रखा बिंदुसार ने, मतलब कम नहीं होने दिया, लेकिन अशोक ने उसे चरम सीमा पर पहुंचा दिया। और पूरे एंशिएंट इंडिया में, प्राचीन भारत में, अशोक का जो साम्राज्य था वो सबसे बड़ा साम्राज्य था। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीनतम राजवंश। देखो जी, अब एक बात समझने की है, मगध जो है आपका, जिससे शुरुआत होती है किसकी? भारत के एकीकरण की, तो पहले मगध मजबूत बनता चला जाएगा। तो मगध में कौन कौन से वंश है? तो पहला वंश है वहद्रथ, वहद्रथ वंश। दूसरा है हमारा हर्यक वंश, और तीसरा है हमारा शिशुनाग वंश, शिशुनाग। और चौथा है हमारा नंदवंश, नंदवंश। तो यहां पर याद रखने वाली बात, बृहद्रथ, हर्यक, शिशुनाग और नंदवंश, ये सब वो वंश हैं जिन्होंने धीरे धीरे मगध को मजबूत बनाया, और मगध फिर चला साम्राज्य की तरफ, यानी कि मौर्य साम्राज्य चला फिर पूरे देश का एकीकरण करने के लिए। और इस वंश का नाश करने के बाद कौन सा वंश आता है? मौर्य वंश। तो ये जो सबसे प्राचीनतम भारत का राजवंश कहा गया है, तो ये जिसने भारत के एकीकरण की शुरुआत की वो है। और वैसे अगर मगध की बात करेंगे तो ये आपका बृहद्रथ आएगा, हर्यक, फिर शिशुनाग, इस क्रम से आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की, चाणक्य की सहायता से की। दूसरा क्वेश्चन है, मौर्य वंश की स्थापना कब की गई? 322 ईसा पूर्व में की गई, चंद्रगुप्त मौर्य ने की। उसके बाद है कौटिल्य या चाणक्य। यहां एक बात समझने की है, जो पूछा कौटिल्य और चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था, तो देखिए
कुटिल बुद्धि के कारण कौटिल्य कहलाए। कौन? चाणक्य है। तो चाणक्य का ही एक नाम कौटिल्य है। चणक ऋषि का बेटा था, तो चणक का ऋषि का तो चाणक्य कहलाए, और इनका असली नाम था विष्णुगुप्त, और एक नाम इनका मिलता है अजय। तो ये सारे नाम किसके मिलते हैं? ये सारे के सारे नाम मिलते हैं किसके? चाणक्य के। तो कौटिल्य, चाणक्य, अजय या विष्णुगुप्त किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? अभी डिस्कस किया विष्णुगुप्त जो रियल नाम था। चंद्रगुप्त के शासन के विस्तार में सबसे अधिक मदद किसने की? तो जो चंद्रगुप्त का जो एक तरीके से मार्गदर्शक कौन है? चाणक्य है। चाणक्य ने की है। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? देखो जी, एक किताब है प्रिंस, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, और ये मैकियावेली ने लिखी है। मैकियावेली कहां के रहने वाले? इटली के। तो जो स्थान इटली में मैकियावेली का है, वही स्थान भारत में कौटिल्य का है। जो स्थान प्रिंस किताब का है, वही भारत में अर्थशास्त्र का है। प्रिंस भी राजनीति से प्रेरित किताब है, और अर्थशास्त्र इसका नाम जरूर है, लेकिन इसका विषय राजनीति या प्रशासन है। तो ये कौटिल्य को मैकियावेली, मैकियावेली को कौटिल्य, अर्थशास्त्र की प्रिंस से तुलना की गई है, प्रिंस की अर्थशास्त्र से तुलना की गई है। तो क्वेश्चन याद रखिए, कौटिल्य बोले तो इटली का मैकियावेली, और इटली का मैकियावेली बोले तो चाणक्य या कौटिल्य। किस शासक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या की? अपने बड़े भाई की भी हत्या की, 99 भाइयों की भी हत्या की, और वो कौन है? अशोक। और जब उसने 99 भाइयों की हत्या की, तब वो कहलाया चंड अशोक। अशोक का एक नाम चंड अशोक भी है। तब इसने सत्ता के सामने, सत्ता पाने के लिए कोई भी बीच में आया तो अशोक ने उसका कत्ल कर दिया। सम्राट अशोक की उस पत्नी का नाम बताइए जिसने उसे प्रभावित किया था? तो कारुवाकी। इसके ऊपर एक मूवी बनी थी शाहरुख खान की, जिसमें अशोका द ग्रेट के नाम से मूवी आई थी, और कारुवाकी जो इसमें करीना कपूर ने रोल निभाया था। तो कारुवाकी वो हीरोइन है, मतलब वो एक तरीके से उसकी पत्नी है जिसने उसको बड़ा प्रभावित किया था। बिंदुसार के समय विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा गया? बिंदुसार के समय जो तक्षशिला, जो वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, और मौर्य काल में यह शिक्षा के लिए बहुत प्रसिद्ध था, यहाँ पर विद्रोह हो गया था। तो इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र को भेजा, जिसका नाम अशोक था। किस सम्राट का नाम देवनाम प्रियदर्शी था? तो देवनाम प्रियदर्शी का मतलब क्या? जो देवों को प्रिय हो, देवताओं को प्रिय हो। तो वो उपाधि किसकी थी? सम्राट अशोक की। और ये उपाधि ये बताती है कि ये देवता वाला जो कंसेप्ट है वो हिंदू धर्म में, यानी कि शैव धर्म में, कि जो अशोक था पहले शैव धर्म का मानने वाला था, और बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा ने कलिंग के युद्ध? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। कलिंग बोले तो उड़ीसा, जो सामरिक दृष्टिकोण से अशोक के साम्राज्य के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था, और उसने उस पर अटैक किया। बहुत लोग मारे गए, बहुत एक तरीके से इतना बड़ा कांड हुआ कि हताहत हो गई सारे में। अशोक का एक तरीके से हृदय परिवर्तन हो गया, तो उसने अब बौद्ध धर्म अडॉप्ट कर लिया उसके बाद में, ना युद्ध लड़ने की कसम खा ली है। हालांकि राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कोई ऐसा साम्राज्य में कोई जगह भी नहीं बची थी जहां पर ये अटैक करता। और ये युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। ये कुछ डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया? ये था चंद्रगुप्त। एक बात ध्यान रखने की है, चंद्रगुप्त मानने वाला था जैन धर्म का, चंद्रगुप्त मौर्य। उसका बेटा बिंदुसार ये मानने वाला था किसका? आजीवक का। आजीवक संप्रदाय, और ये हमारा जैन हो गया। और जो अशोक है, बाद में इसने कौन सा धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म। बुद्धम शरणम गच्छामि, बौद्ध। तो तीनों राजा, बड़े बड़े तीनों ताकतवर राजा, अलग अलग धर्म के मानने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? तो जैसे आज की डेट में रुपया है, ऐसे उस समय मौर्य साम्राज्य में सिक्के का नाम पण था। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, उसका उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक हुआ, और तो अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। अर्थशास्त्र का लेखक किसका समकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य का। यह भी डिस्कशन हो चुका है इसका थोड़ी देर पहले। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो देखो तक्षशिला, जहां पर विद्रोह हो गया था बिंदुसार के समय में, अशोक को भेजा गया था, और तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान में है, और ये उस समय शिक्षा का केंद्र था, तक्षशिला। यूनान के शासक सेल्यूकस ने राजदूत मेगास्थनीज को किस के दरबार में भेजा? देखो भाई, मेगास्थनीज सेल्यूकस का दरबारी था,
सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति था जो वहीं रह गया था, उसने ही साम्राज्य रखा, लेकिन बाद में उसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया। तो चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को भेजा और इसके साथ में इसकी बेटी की शादी भी होती है सेल्यूकस की, जिसका नाम हेलेना था, और वो पहली अंतरराष्ट्रीय मैरिज या इंटरनेशनल मैरिज है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? सेल्यूकस को कब पराजित किया? 305 ईसा पूर्व बीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या? इंडिका। ये देखिए इंडिका, इंडिया का जो कंसेप्ट है ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। तो इंडिका किताब लिखी गई थी, मेगास्थनीज ने लिखी थी, और इंडिका का मतलब है इंडिया के बारे में जानकारी लिखी थी और इंडिया के बारे में कहा था। जैसे कि आजकल आप देख रहे हो कि वर्तमान में हमारा जो समाज है वो वर्ग पर आधारित है। वर्ग पर आधारित का मतलब है जैसे हमारा एक वर्ग हो गया सामान्य वर्ग, ये संवैधानिक बात बता रहा हूं आपको। दूसरा कौन सा हमारे यहाँ पिछड़ा वर्ग हो गया, पिछड़ा वर्ग। तो आजकल वर्ग प्रधान देश है। उसके बाद हमारा हो गया अनुसूचित जाति यानी कि एससी, उसके बाद हो गया हमारा एसटी अनुसूचित जनजाति वर्ग। तो ये वर्ग प्रधान है, इससे पहले जाति प्रधान था। और जब ये बात चल रही है इसके समय की जैसे इंडिका की, तो इंडिका में वर्णन मिलता है कि समाज 5 जगह बटा हुआ था। जैसे मान लो किसान थे, मजदूर थे, इस तरीके से अलग अलग उन्होंने 5 वर्गों में बांट रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त के विशिष्ट रूप का वर्णन, विशिष्ट रूप का वर्णन जो करा गया है, रहसल शब्द इस्तेमाल हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, तो वो विशाख दत्त का ग्रंथ है। और उस ग्रंथ का नाम क्या है? मुद्रा राक्षस। यानी कि मुद्रा राक्षस का लेखक विशाख दत्त है और ग्रंथ का नाम मुद्रा राक्षस है, जिसमें चंद्रगुप्त के बारे में वर्णन किया गया है। किस स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है? इंडिका। इंडिका जैसे अर्थशास्त्र किताब चाणक्य ने लिखी है, ऐसे ही उस समय की जो जानकारी मिलती है, उस समय का जो स्रोत है जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा हुआ, वो इंडिका में मिलता है। अशोक के शिलालेखों में भाषा कौन सी थी? तो अशोक की शिला भाषा कौन सी है? प्राकृत। किस मौर्य राजा ने दक्खन पर विजय प्राप्त की थी? ये अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल है। मेगास्थनीज के द्वारा अपनी पुस्तक समाज को कितने भागों में बांटा? देखो अभी बताया था, मेगास्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में भारतीय समाज को 5 भागों में बांटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध की विजय का वर्णन किस शिलालेख में है? तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, जो 261 ईसा पूर्व लड़ा गया था। कौन सा शासक जनता के संपर्क में रहता था? तो अशोक के बारे में कहा गया, वो अपने शिलालेखों के थ्रू, अपनी दूसरी नीतियों के थ्रू ज्यादातर जनता के संपर्क में था। किसने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा है? हर्यक वंश का उदयन था जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। तो ये जो आपके मेगास्थनीज जो है, जो यूनानी राइटर हैं या दार्शनिक हैं, इन्होंने पाटलिपुत्र का नाम क्या दिया अपनी भाषा में? पोलिब्रोथा, जो वर्तमान में पाटलिपुत्र का नाम पटना है, जो बिहार की राजधानी है। मौर्य काल में एग्रोनोमोई, एग्रोनोमोई एक टर्म्स आई है। देखिए टर्म किसके लिए इस्तेमाल होती है? जो सड़क निर्माण अधिकारी होता था, जो सड़क का जैसे आजकल ओवरसियर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, उस समय से सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमोई कहा गया है। किसने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा? तो अशोक ने संघमित्रा और महेंद्र, संघमित्रा और महेंद्र, ये कौन है? ये अशोक की बेटी और ये बेटा, इनको कहां भेजा गया? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में? देखो भाई अभिकरणों क्वेश्चन याद रखना। अगर रामायण की बात करी जाए तो देखो 7 कांड है रामायण में, 7 कांड। अगर महाभारत की बात करी जाए तो 18 पर्व है, उसमें 18 पर्व। और अगर अर्थशास्त्र की बात करी जाए तो उसमें 15 अधिकरण है। तीनों को एक साथ याद कर लो, बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं अधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य स्थान पर भी पाया गया है, वह स्थान कौन सा? तो देखो भाई अफगानिस्तान के जो 4 प्रांत जो उसमें लिखे गए हैं चंद्रगुप्त के समय में, जो सेल्यूकस के द्वारा दिए गए थे, एक तरीके से ये समझिए अफगानिस्तान उस समय भारत का हिस्सा था। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? यानी कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, जनता के लिए प्रिय है और जनता के संपर्क में भी है। तो ये प्रथम शिलालेख में ये बात की गई है कि सभी बच्चे मेरे बच्चे हैं, इसकी घोषणा उसमें छपी हुई है। किस स्थान से अशोक के शिलालेख के ये पत्थर लिया जाता था? तो जो अशोक के जो शिलालेख बनते थे, बड़े बड़े पत्थर आते थे, वो चुनार से आते थे, और चुनार यूपी के मिर्जापुर जिले में पड़ता है। याद रखना क्वेश्चन अभी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? तो आषाढ़ या जुलाई। जैसे आज की डेट में मार्च है आपका, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मार्च है, ऐसे ही आषाढ़ था। और आषाढ़ किसे कहते हैं? जुलाई। ये आपका उस समय का फाइनेंशियल ईयर था। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो आंसर है परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन में यह उल्लेख मिलता है कि कब चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया।
चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक से हुआ? सेल्यूकस से हुआ। सेल्यूकस को हरा दिया गया था, इसकी बेटी शादी कर ली गई थी। एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया? सेंड्रोकोटस। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया। सेंड्रोकोटस कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो किससे संबंधित, तो या तो उसका आंसर होगा राजनीतिक नीतियों से, या उसका आंसर होगा प्रशासन से, प्रशासनिक जानकारी से। किस शासक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया, अर्थात मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बाद। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल किसका बना था? बहुत शानदार महल था, लकड़ी का बना हुआ था। किस अभिलेख में यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? रुद्रादमन का जूनागढ़ अभिलेख मिलता है, और पश्चिम का मतलब जूनागढ़ का मतलब है गुजरात, और जो पश्चिम में पड़ता है तो उससे यह अभिलेख मिलता है, उससे पता लगता है कि चंद्रगुप्त का साम्राज्य वहां तक था। सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया? तो ये भारत का जो एकीकरण की शुरुआत हुई है मगध के बाद, ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हुई है। और जैसा कि प्लूटार्क कहता है कि उसने इतनी सारी सेना से, लगभग 5 लाख के आसपास सेना से पूरे भारत को रोन दिया। किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? मगध का सम्राट कहा है कि उसने भाबरू। ये भी क्वेश्चन को सोचने की है कि मगध का सम्राट कहा गया। मगध से यानी कि शुरुआत हुई थी, और जो आपकी पाटलिपुत्र का राजधानी उसी एरिया में पड़ती थी, तो ये जयपुर में पड़ता है भाबरू। ये भाबरू मतलब जयपुर राजस्थान में है। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ है? कालसी। कालसी कहाँ पड़ती है? देहरादून में। कहाँ पड़ती है? देहरादून। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस ग्रंथ में दक्षिणी भारत के आक्रमणों का पता चलता है? तो ये तमिल ग्रंथ है अहनानूर। अहनानूर तमिल ग्रंथ है, जिसमें पता लगता है कि दक्षिण भारत के जो आक्रमणों का के बारे में जानकारी मिलती है। वहां भी ऐसा, क्योंकि अगर हम देखें तो ये भारत के जो उसका अशोक का साम्राज्य लगभग इस तरीके से ऐसे फैल गया था पूरे उसमें, लगभग इस तरीके से। भारत में सबसे पुराना लोह युग जुड़ा हुआ है चित्रित धूसर मृत भांडों के साथ। ये लोह युग के एक तरीके से एविडेंस है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मतलब है लोह का विशाल भंडार है। ये एक तरीके से जो हमारा टाइम पीरियड है 1000 बीसी से 600 बीसी, ये हमारा ऋग्वेद का टाइम पीरियड पड़ता है, सॉरी लेटर वेद का। और वैसे 1500 से लेकर 1000 पड़ता है हमारा वेद का। तो ये लोह के भंडार की बात चल रही है। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? मगध का मतलब जो हर्यक वंश है उसका जो पहला शासक बिंबिसार है, वो मगध के उत्थान के लिए, यानी कि उसी के समय से डेवलपमेंट शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस राजा का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो ये मगध है। मगध कहीं ना कहीं टेक्निकल दृष्टि से चीजों का इस्तेमाल करता जा रहा है, हर वंश अलग आ रहा है तो प्रोग्रेस करता जा रहा है, और वहाँ साधन संपन्न भी है मगध। तो इसलिए मगध ने दूसरे जो हमारे महाजनपद थे उनको दबा दिया गया एक तरीके से। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? अरस्तु। ये एक बात, बहुत अच्छी बात याद रखना कि जो सिकंदर का गुरु कौन है? अरस्तु। और अरस्तु का गुरु कौन है? प्लेटो। देखो, प्लेटो, अरस्तु, और प्लेटो का कौन है? सुकरात। सुकरात ये एक तरीके से तिकड़ी है, और इसका चेला कौन है फिर? ये सिकंदर। बस अंतर इतना ही, ये तीनों दार्शनिक हैं, और ये एक शानदार राजा है जिसकी लगभग 32 साल में डेथ हो गई थी। 32 साल तक ही इसने इतना कोहराम मचा दिया था। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा संस्कृत थी, यानी कि संस्कृत जो प्राचीन भाषा मानी गई है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। हाइडेस्पिस, झेलम का युद्ध 326 बीसी। किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? ये झेलम नदी का तट, ये हाइडेस्पिस, ये पोरस ने लड़ा था। बड़ा शानदार युद्ध हुआ था। हालांकि इतिहासकारों में इसमें मतभेद है, कोई कहता है पोरस जीत गया था, कोई कहता है कि सिकंदर ने उसका साम्राज्य वापस कर दिया था। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या? मूसा संहिता। मूसा इनके इष्ट देव का नाम है, और जो उनके उन्होंने नियम बताए उसको एक मूसा संहिता में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभाष्य किसने लिखा? बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। पतंजलि ने महाभाष्य को लिखा है। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए उपयुक्त भाषा संस्कृत है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा? चंद्रगुप्त के बाद बैठा बिंदुसार। बिंदुसार के बाद कौन बैठा? अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत से बाहर निकाल दिया और अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहां थी? तक्षशिला में। और किसने दबाया? अशोक को भेजा गया और उसने विद्रोह दबा दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहां गुजारे? श्रवण बेलगोला। वहीं पर इसने जैन धर्म अपनाया था, और वहीं पर संलेखना विधि के द्वारा, यानी कि खाना छोड़कर
अपने प्राण त्यागे थे। उसके बाद बिंदुसार को ये राजगद्दी मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? कलिंग युद्ध। और कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। किस शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है? या क्वेश्चन ऐसा मान लीजिए, कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से शिला 13वें शिलालेख में मिलता है? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत मेगास्थनीज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका किसने लिखी? मेगास्थनीज ने। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था? मेगास्थनीज। ये भी है, दोनों क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं, बहुत आते हैं। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? उपगुप्त। उपगुप्त ने बौद्ध धर्म को एक तरीके से मोटिवेट किया और वो उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित था? चंद्रगुप्त चाणक्य जो थे ये वहीं पर तो पढ़े थे और बाद में वहीं पर अध्यापक हो गए थे। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला। यानी कि मौर्य का शिक्षा का सबसे मौर्य तक्षशिला, जहां पर ये थे। अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? कौटिल्य या विष्णुगुप्त ने। ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिवीजन में भी आ गए बाद में, क्योंकि अक्सर एग्जाम में बहुत आते हैं। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हैं? लिपि ब्राह्मी है और भाषा प्राकृत है। किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया? 1837 में जेम्स प्रिंसेप नाम के एक अंग्रेज ने इनको पढ़ा और उनके बताया इनके बारे में क्या लिखा है। तो 1837 में पहली बार उसने पढ़ा। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? यानी कि शिलालेखों का जो जनक, यानी कि शुरुआत जो की है वो सम्राट अशोक ने की है, उसको ही उसका जनक माना जाता है। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानीय कौन था? जिला प्रशासक। जिला प्रशासक। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? तो वो कौन था? शुंग वंश। मिलिंद पन्नो क्या है? बौद्ध पाठ है और इसका लेखक नागसेन है। इसमें मिलिंद और नागसेन का एक तरीके से संवाद दिखाया है। बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है। प्यारे बच्चों, ये 78 क्वेश्चन है। कुछ 2-4 क्वेश्चन इसमें रिपीट भी हो गए हैं, और ये सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन्हें बार बार रिपीट करिए, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने का। थैंक यू वेरी मच।